हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का 13वां भाग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक एड्स के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग है। अगर एड्स की बात करें तो 1981 में सर्वप्रथम एड्स का पता यूएसए में चला था और यह एक HIV से होने वाला रोग है। HIV जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो कि एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस वायरसों के ऐसे समूह होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त नाम है। एग्जाम में इंपोर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त नाम है, जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम एड्स के बारे में 1981 में यूएसए में पता लगा था और इसके जो रोगजनक की बात करें तो यह रोग HIV विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स के रोगजनक का नाम लिखिए। और जो यह HIV है, यह एक प्रकार का पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस वायरसों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। ये RNA से DNA बना सकते हैं। RNA से DNA बनाने के लिए इनमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है और RNA से DNA बनने की इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। नॉर्मली हमने अभी तक पढ़ा है कि DNA से DNA बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो यह तो हो गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिद्धांत। लेकिन कुछ वायरसेस में RNA से DNA भी बनता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और रेट्रोवायरस में RNA से DNA बनता है एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। इसका जो मुख्य कार्य है HIV का, हमारे शरीर में पहुंचने के बाद HIV वायरस का मुख्य कार्य है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाना। इसीलिए जो भी व्यक्ति HIV से ग्रसित हो जाता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है और सामान्य सी बीमारियों के प्रति भी हमारा शरीर संघर्ष नहीं कर पाता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए अब हम रोग के संचरण की विधि को समझते हैं। HIV किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जिस व्यक्ति में HIV वायरस उपस्थित है या जो एड्स से संक्रमित है उसे HIV पॉजिटिव कहा जाता है। तो एड्स का संचरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। पहला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से। किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर यौन संपर्क किया जाता है तो उसमें भी एड्स हो जाता है। और दूसरा है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से। किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से रुधिर लेने पर अगर वह HIV पॉजिटिव है तो स्वस्थ व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। तो संदूषित रक्त के द्वारा भी एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। नंबर तीसरा है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। उदाहरण के लिए अंतःशिरा द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले लोग। कुछ लोग यदि समूह में इंजेक्शन के द्वारा ड्रग का सेवन करते हैं, उनमें से यदि एक व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित है तो बाकी जितने भी समूह में उपस्थित व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स का सेवन किया गया है तो सभी में संक्रमण फैल जाता है। अब नंबर चौथा है संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। अपरा या जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ऐसी संरचना है जो कि मां से भोजन, ऑक्सीजन और जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उससे मां के शरीर में वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो मां के द्वारा अपरा के माध्यम से HIV बच्चे के शरीर में आ जाता है। इसीलिए अगर कोई मां संक्रमित है तो अपरा द्वारा उसके बच्चे में भी एड्स का विषाणु HIV विषाणु चले जाता है और वह बच्चा भी संक्रमित हो जाता है।
तो संक्रमण की ये 4 मुख्य विधियां हैं, इन्हीं के द्वारा एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अब हम बात करेंगे उद्भासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर HIV वायरस जिस समय प्रवेश करता है, या कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जिस समय HIV से ग्रसित है, तब से लेकर जब उसके शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बीच का समय उद्भासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उद्भासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड एड्स के केस में कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों, जैसे कि 5 से 10 वर्ष का हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति में अगर आज एड्स का वायरस प्रवेश किया है तो लक्षण प्रकट होने में 5 महीने, 6 महीने, साल भर या 5 साल, 10 साल का समय लग सकता है। तो जिस समय वह व्यक्ति संक्रमित हुआ तब से लेकर जिस समय उसके शरीर में लक्षण दिखाई देने शुरू हुए, वह समय इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भासन काल या संक्रमण काल कहलाता है। अब हम बात करेंगे एड्स विषाणु के जीवन चक्र के विषय में। किस प्रकार HIV हमारे शरीर में एंटर करता है और संक्रमण फैलाता है, और अंत में हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को इतना कमजोर बना देता है कि किसी भी प्रकार का जीवाणु, विषाणु या कवक के द्वारा हमारा शरीर सामान्य से संक्रमण का भी शिकार हो जाता है, और वह इतना कमजोर हो जाता है कि अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले एड्स वायरस अर्थात HIV हमारे शरीर में एंटर करता है और शरीर में उपस्थित मैक्रोफेजेज या जिन्हें हम वृहद भक्षकाणु कहते हैं, मैक्रोफेजेज में यह प्रवेश करता है। और मैक्रोफेजेज में प्रवेश करने के बाद इसका जो RNA है, इसका RNA है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम के द्वारा DNA में बदलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमारे शरीर में HIV विषाणु प्रवेश करता है और यह मैक्रोफेजेज में एंटर करता है, और वहां पर इसका RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में DNA का निर्माण करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार अब इसका जो DNA है वह होस्ट DNA के साथ जुड़ जाएगा। होस्ट जैसे कि मनुष्य में आया तो मनुष्य के DNA के साथ जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से मनुष्य के DNA के साथ जुड़ने के बाद अब यह संक्रमित कोशिका को विषाणु कण उत्पन्न करने के निर्देश देगा। अब होस्ट जो DNA है उसके साथ जुड़ गया वायरस का DNA, वायरस DNA और होस्ट DNA जुड़ गए, और इसके बाद होस्ट जो सेल है उसको निर्देशित किया जाता है कि HIV के कण बनाए जाएं। क्योंकि HIV कण इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि HIV ये वायरस या जो वायरस हैं उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि लगातार जो मैक्रोफेजेज हैं विषाणु कण उत्पन्न करना जारी रखते हैं। बहुत सारे HIV वायरस यहाँ पे बनते जाएंगे, इसीलिए अब जो मैक्रोफेजेज है वह एक फैक्ट्री की तरह कार्य करेगा। जो मैक्रोफेजेज है उसे HIV वायरस की फैक्ट्री कहा जाता है। HIV फैक्ट्री या HIV वायरस की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्रोफेजेज में अब लगातार HIV वायरस बनते जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो HIV वायरस हैं अब ये दूसरी कोशिकाओं को शरीर में संक्रमित करना शुरू कर देंगे। जो HIV वायरस हैं शरीर में अब इनका कार्य है शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम सहायक टी लसिकाणु या हेल्पर टी सेल इनको ये निशाना बना देते हैं, या हेल्पर टी लिम्फोसाइट या सहायक टी लिम्फोसाइट भी इनको कहते हैं, या सहायक टी कोशिकाएं भी कहते हैं। अब क्या होगा कि जो HIV वायरस हैं शरीर में सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं और वहां भी HIV वायरस बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर HIV वायरस बनना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो HIV वायरस हैं रुधिर में छोड़े जाते हैं और ये नई नई टी कोशिकाओं को, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करते हैं, इन पर हमला करते हैं और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। तो वायरस सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और संक्रमित करने के बाद जितने भी HIV वायरस हैं ये HIV वायरस शरीर में उपस्थित सभी सहायक टी कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं और जिसके कारण यह जो क्रम है लगातार दोहराया जाता है
और जिसके फलस्वरूप शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट या सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में लगातार कमी आती जाती है, जिसके फलस्वरूप अंत में सहायक टी कोशिकाओं या सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में लगातार गिरावट आती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो कि HIV से ग्रसित है, जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों या दूसरे प्रकार के रोग जनकों के संक्रमण से धीरे धीरे इनका जो शिकार हो जाता है और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आइए इस सब को हम नोट्स की सहायता से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद एड्स विषाणु सबसे पहले वृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेजेज में प्रवेश करता है। दूसरा स्टेप है, इस कोशिका के अंदर विषाणु का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की सहायता से DNA का निर्माण करता है। तो वायरस का जो RNA है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की सहायता से अब DNA में बदल जाता है। विषाणु का DNA, जो DNA बना है, विषाणु का DNA अब पोषक कोशिका या होस्ट सेल जैसे कि मनुष्य की कोशिका है के DNA में समाविष्ट हो जाता है। तो वायरस का जो DNA बना है अब होस्ट सेल के DNA के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद अब यह समाविष्ट DNA अब संक्रमित पोषक कोशिका को विषाणु कण उत्पन्न करने का निर्देश देगा। तो यहां पर ये सब चीजें हो रही हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। मैक्रोफेज विषाणु कण उत्पन्न करना जारी रखते हैं, इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। मैक्रोफेजेस में लगातार विषाणु बनते जाएंगे जिससे मैक्रोफेज एक HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करेगा। इसके साथ साथ अब ये जो विषाणु बने हैं ये शरीर में और जगह भी चले जाएंगे और सहायक टी कोशिकाओं को ये निशाना बनाएंगे। तो इसके साथ ही विषाणु सहायक टी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करते हैं और वहां पर भी विषाणु का बनना प्रारंभ हो जाता है। सहायक टी लिम्फोसाइट, जिसे हम सहायक टी कोशिका या हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, इनमें अब विषाणु प्रवेश करेंगे और वहां पर भी लगातार विषाणु बनेंगे और ये विषाणु यहां से मुक्त होंगे रुधिर में और रुधिर के द्वारा शरीर में अन्य जगह भी चले जाएंगे और जहां पर जो नए विषाणु हैं ये नए प्रकार के सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। इस तरह से शरीर में लगातार रुधिर में मुक्त हुए विषाणुओं के द्वारा नई नई सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित किया जाता है, जिससे कि अंत में सहायक टी कोशिकाओं की संख्या कम होने लग जाएगी। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है और सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में तेजी से कमी आती जाती है। सहायक टी लिम्फोसाइट या सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विषाणुओं और कवक जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण हमारा शरीर जीवाणुओं, विषाणुओं, कवक आदि परजीवियों का संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। जो सहायक टी लिम्फोसाइट, इनका मुख्य कार्य है शरीर में बी लिम्फोसाइट्स की सहायता करना, जिससे कि बी लिम्फोसाइट्स अधिक से अधिक एंटीबॉडीज का निर्माण कर सकें। जब सहायक टी लिम्फोसाइट पूर्ण रूप से कम हो जाते हैं तो यह हमारे शरीर में उपस्थित बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज बना सकें। अब सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एकदम कमजोर पड़ जाता है। अब हम एड्स के कुछ लक्षण के विषय में पढ़ते हैं। एड्स विषाणु के तीव्रता से गुणन व सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में लगातार कमी आ जाती है और कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि लगातार बुखार आना, अतिसार, वजन में कमी आदि। तो इसके जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार हैं। व्यक्ति बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोगों का उपचार के बाद भी हमारा शरीर ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे शरीर के भार में कमी आने लगती है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि इस रोग में मुख्य रूप से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। अब अगर हम जांच की बात करें, जिस तरह से विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफॉइड की जांच की जाती, उसी तरह से एड्स की जांच करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स की जांच की विधि है एलिसा, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। अब बात करेंगे एड्स के उपचार की। एड्स एक लाइलाज बीमारी है। आज तक एड्स का कोई भी स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं है।
एड्स रोगी को एंटी रेट्रोवायरल औषधियां दी जाती हैं, जो कि रोगी को कुछ आंशिक रूप से लाभ जरूर देती हैं, लेकिन रोगी की मृत्यु को टाल नहीं सकती हैं। तो इसमें कुछ औषधियां ऐसी हैं जो कि एड्स की रोगी को उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ उत्तेजित करने के लिए दी जाती हैं। कुछ हद तक रोगी को लाभ होता है, लेकिन अंत में रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। तो इसमें कुछ औषधियां हैं, जैसे जाइडोविडिन और एजिडोथाइमिडिन। इन औषधियों का उपयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। एड्स का सबसे बेहतर इलाज है, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही इलाज है। काफी इंपॉर्टेंट है नेको, अक्सर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि समाज में एड्स के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करता है। लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, HIV संक्रमण से मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र की कौन सी कोशिकाओं में कमी आ जाती है? दूसरा प्रश्न, NaCO, नेको का शब्द विस्तार कीजिए। तीसरा प्रश्न, रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए बायोलॉजी मेंटोर चैनल के साथ। धन्यवाद।